Ring ram ring ram ring ram ba ra ra ring ram ring ram ring। हेलो एंड वेलकम टू बीइंग इकोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज ये आपका 8th टॉपिक है। इससे पहले मैं आपके 7 टॉपिक जो हैं जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसके कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी। आपको मैं सीरियल वाइज जो है वो टॉपिक्स पूरे कवर करवा रहा हूँ। इसी चैनल पे आप जाएँ, आपको सीरियल वाइज सभी टॉपिक जो है मिल जाएंगे। आज आपका ये 8th टॉपिक है और साथ साथ में मैं जितने भी टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ, दो टॉपिक जब कवर हो जाते हैं या 5 टॉपिक कवर हो जाते हैं, उसके बाद में मैं आपको उनके नोट्स भी जो हैं वो भी टाइम टू टाइम जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपको अगर अभी तक नोट्स नहीं मिले हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ जाके भी ले सकते हैं, या टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे वीडियो जो है अवेलेबल है इसी चैनल पे, आप वहाँ जाके देखें, आपको जो है ईजिली जो है वो नोट्स जो है ऐसे वाले हैंडमेड नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ इस कंसेप्ट की इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको आज का ये टॉपिक है, यह है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लाज। ठीक है, इसके जो लाज हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के वो हमें पढ़ने हैं। इससे पहले हम जो है फैक्टर प्राइसिंग की थियरीज जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें रिकॉर्डिंग थ्योरी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी दोनों में आपको कवर करवा चुका हूँ। अभी जाओ चैनल पे, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लो। ठीक है, तो इससे पहले हमने फैक्टर प्रोडक्शन की जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के जो थियरीज थी वो हमने कवर की हैं। मेनली हमने लैंड की जो है वो वाली थियरीज जो है हमारे सिलेबस में थी वो कवर की हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके लाज में और थ्योरीज में क्या फ़र्क है। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इन लाज में से जो लास्ट आपका जो एग्ज़ाम हुआ है पंचायती अकाउंट असिस्टेंट का, उसमें जो है आपका कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप पूरी देखते रहें एंड तक। तो सबसे पहले तो बता दूं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये आपके 4 होते हैं। पहले भी मैं आपको ये जब दूसरा टॉपिक किया तो उसमें बता चुका हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब ये जो लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, हम जो ये लाभ पढ़ते हैं इसमें हमें ये पता चलता है कि हमने जो लैंड जो एक्वायर की है प्रोडक्शन के लिए, या लेबर जो हमने लगाया है प्रोडक्शन के लिए, इनसे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने ये एफिशिएंट हैं, कितनी ये प्रोडक्शन हमें इनसे मिल रही है, या हमें कितने लगाने चाहिए एफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, हमें इन लॉज में यही पता चलता है कि हम कितनी जो फैक्टर्स हैं वो जो पर्टिकुलर कितने फैक्टर्स जो हैं वो एक प्रोडक्शन के लिए लगाएं, जिससे हमें एफिशिएंट जो है प्रोडक्शन का जो एफिशिएंट जो है आउटपुट मिले। ठीक है, तो हमने इसमें आज मेनली वही देखना है। ठीक है, इसमें 2 लॉज हैं, मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे मैंने जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो दी हुई है, किसकी, लैंड क्या चीज़ है, लेबर क्या चीज़ है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये आपको मेरे नोट्स से ईजिली मिल जाएगा, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अच्छी बुक से मैंने ये आपको अलग अलग तरह की जो बुक्स होती हैं उनसे कन्फाइंड करके एक जगह पे आपको ये लिखा हुआ दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको ईजिली मेरे इस वाले नोट्स से जो है मिल जाएंगे। नोट्स भी जल्दी जो है ये वाला आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ वो है, अभी तक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है मैंने। सबसे पहले ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं, ये वो फैक्टर्स ऑफ होते हैं जिनको हम क्या करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे, इनको हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोल देते हैं। यानी वो फैक्टर्स जो हमें प्रोडक्शन के लिए काम आए, ठीक है, उनको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन सब की इंट्रोडक्शन जो है मिल जाएगी। हमें इसमें से मेनली आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, लॉ में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसके जो लॉज हैं, ठीक है, हमको पढ़ने हैं लॉज ऑफ प्रोडक्शन। हमारे सिलेबस में बेसिकली है तो दोनों, लेकिन आपको जहाँ तक मुझे लगता है पिछली बार भी क्वेश्चन जो है वो लॉ में से आया था। ठीक है, अभी हमको जो मेनली है वो लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो हमने देखना है कि ये लॉ हमें क्या बताता है। ठीक है, सबसे पहले तो फैक्टर्स ऑफ जो लॉ है इसका क्या मतलब है। यहाँ लिखा है द लॉज ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्राइब द टेक्निकली पॉसिबल वे ऑफ इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि लॉ हमें ये चीज़ बताता है टेक्निकली। ठीक है, टेक्निकल वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टेक्निकली हमें ये बताता है कि हम कैसे अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम कौन कौन से कम्बिनेशन लें, 2 लेबर लें, 1 कैपिटल लें, या 2 कैपिटल लें, 1 लेबर लें, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो। क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ एम्प्लॉयर, आपको आपका एक ही मोटिव होता है कि आपको अपनी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ करनी होती है। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने का सीधा सीधा मतलब है आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होना। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो फर्दर आप अपनी प्रोडक्शन और इंक्रीज़ करोगे। तो इन लॉ से हमें यही पता चलता है टेक्निकली, इसलिए क्योंकि टेक्निकल वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि लॉ जो जो हमारा लेबर और कैपिटल है इनके बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, जो हमारे लॉज होते हैं, ये हमें बताते हैं कि क्या टेक्निकल रिलेशनशिप है फैक्टर्स
जो हमारा लैंड है और जो फैक्टर हमारा कैपिटल है, इन दोनों के बीच में जो है प्योरली जो है टेक्निकल रिलेशनशिप होता है। हमें वो देखना होता है कि क्या कितने लेबर हम लगाएं कि हमारी जो एक कैपिटल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, ठीक है। सपोज दैट आपके पास में कोई मशीन है और वो कैपेबल है सिर्फ 3 लेबर्स के लिए, ठीक है। आप उसके ऊपर 3 ही लेबर जो है वो लगा के उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर 4 लगा रहे हैं तो वो जो चौथा लेबर है वो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी वो 0 होगी। यही चीज़ हमने कहाँ पे पढ़ी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में, ठीक है। आप वो जाके भी ज़रूर देखें। अच्छा, तो हमने अभी तक बात की, ये जो हमारा लॉज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमें ये बताते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या वो पॉसिबल वेज हैं जिससे हम जो है इन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं इन फैक्टर्स का यूज़ करके। इन फैक्टर्स का मतलब ये जो फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिखा है आउटपुट में इंक्रीज इन वेरियस वेज, ठीक है। जैसे कि आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। या तो हम क्या करें, सभी प्रोडक्शन ऑफ जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के उनको चेंज कर दें, मतलब लेबर को रिप्लेस कर दें, कोई स्किल्ड लेबर ले आएँ, ठीक है। कैपिटल जो है कोई मशीन है उसको रिप्लेस कर दें, उसकी जगह पे कोई अच्छी जो है जो एफिशिएंट मशीन है जो आजकल की मॉडर्न मशीन्स हैं वो ले आएँ और उससे प्रोडक्शन करें, ठीक है। कैपिटल की जगह भी हम और पैसा लगा के कैपिटल में तो हम उससे और प्रोडक्शन करें, या तो सभी को चेंज कर दें। या फिर ये एक और वे बोल रहा है, ये वाली जो सबसे पहले तो उसने बोला कि जब सभी प्रोडक्शन हम चेंज करते हैं उस वाली वे को हम ओनली पॉसिबल किस में है, लॉन्ग रन में। देखो भाई, ये मैं अभी आपको आगे ईजिली समझाऊंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये समझा दूंगा, ठीक है। अभी ये बोल रहे हैं कि अगर हमने सारे पॉसिबल, अगर हमारे पास इतना टाइम है कि हम सभी प्रोडक्शन वाले जो फैक्टर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, तो वो उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब देखो क्यों लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2 लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है ये ओनली पॉसिबल है लॉन्ग रन में, ठीक है। क्यों है वो भी बताता हूँ। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये सिर्फ शॉर्ट रन में पॉसिबल है, क्यों है वो भी बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, इसका क्या मतलब है। स्केल का मतलब होता है सभी प्रोडक्शन, सभी फैक्टर्स, ठीक है। जब स्केल की बात होगी तो आपने उसमें सभी फैक्टर्स ले लेने हैं, ठीक है। स्केल की बात होगी तो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबको चेंज करने की बात होगी कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम सभी प्रोडक्शन वाले जो फैक्टर्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं और दूसरे ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो लॉ है ये ओनली कैपेबल है किसमें, लॉन्ग रन में, ठीक है। अब जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके आगे लिखा है शॉर्ट रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन, और जो रिटर्न टू स्केल है उसके आगे मैंने लिखा है लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसमें हम सिर्फ एक प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। अगर हम फैक्टर्स ही चेंज करते रहेंगे तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा। हमारे पास मेनली 1 ईयर होगा जिसमें हमको प्रोडक्शन करनी है, और अगर हम वो टाइम पूरा अपने फैक्टर्स को चेंज करने में लगा देंगे तो हम प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है ना, इसमें बाकी सभी फैक्टर्स कंप्लीटली फिक्स्ड होंगे, कोई एक जो है वो वेरिएबल होगा। वो लैंड भी हो सकता है, वो लेबर भी हो सकता है, और वो कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट। सबसे पहली एनालिसिस हम देख रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो कि एक लॉन्ग रन एनालिसिस है प्रोडक्शन की। मैं फिर से इसको आपको एक बार कंक्लूड करके बता देता हूं। हमने 2 लॉ पढ़ने हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इसको लॉ ऑफ वेरिएबल टू फैक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फैक्टर इसलिए क्योंकि एक फैक्टर पे डिपेंड होता है, ये इसमें सिर्फ एक फैक्टर ही वेरिएबल होता है, ठीक है। लेकिन जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है इसमें सारे जो होते हैं हमारे फैक्टर्स उनको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं पहले सबसे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या लिखा है, इन दी लॉन्ग रन एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट मे बी अचीव्ड बाय वेरिंग ऑल फैक्टर्स। क्या लिखा है कि लॉन्ग रन में अगर एक्सपेंशन करनी है आउटपुट की वो तभी अचीव होगा अगर हम सारे फैक्टर्स को वेरी करेंगे, यानी चेंज करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होता है और फिक्स्ड क्या होता है। वेरिएबल ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसने बोला है कि लॉन्ग रन में हम सभी फैक्टर्स जो होते हैं हमारे वेरिएबल होते हैं, यानी उनको हम चेंज कर सकते हैं। आगे लिखा है द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ स्केल रिलेशनशिप, यानी ओवरऑल रिलेशनशिप। सभी फैक्टर्स का हम रिलेशनशिप देखते हैं, किसी एक फैक्टर का नहीं देखते। स्केल देखते हैं, स्केल जैसे आपके पास में स्केल होता है एक पूरा स्केल, उसमें हम मेजरमेंट करते हैं, यानी पूरे फैक्टर्स को हम उसमें लेते हैं। इन द लॉन्ग रन आउटपुट में बी इंक्रीज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर बाय द सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन का मतलब क्या है, या तो लैंड को सेम प्रपोर्शन, जैसे आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी अब अगर आपको लैंड को चेंज करना है
तो आपने ये पहले एक लेबर था, अब उसमें 2 लेबर कर दिए, ठीक है। मतलब हमने 100% जो है इंक्रीज किया किसमें, लेबर में। इसी तरह से लैंड हमारे पास पहले थी, एक और सेम प्रोपोर्शन से 100% चेंज किया किसमें, लेबर में, लैंड में भी। इसी तरह कैपिटल जो थी उसमें 100% चेंज किया, यानी सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इसमें क्या है, एक पार्ट ये है कि हम सेम प्रोपोर्शन में चेंज करें, सेम परसेंटेज से, प्रोपोर्शन का मतलब सेम परसेंटेज से जो है जो हमारे फैक्टर हैं उनको चेंज करें। नेक्स्ट बोल रहा है आर बाय द डिफरेंट प्रोपोर्शन। जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है वो कंसंट्रेटेड है किसके ऊपर, सेम के ऊपर। अब देखो भाई, अब हमारा क्या है, बोल रहा है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है ना, उसके आगे 3 पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट हैं, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि इसके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लेकिन उससे पहले हमने ऊपर ये पढ़ा कि हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको सेम प्रोपोर्शन से चेंज करें, या तो उनको डिफरेंट प्रोपोर्शन से चेंज करें। यानी कि दोनों की जो रेशियो है, लैंड और लेबर के बीच की जो रेशियो है, या लेबर और कैपिटल के बीच की रेशियो है, या तो ये सेम रखें, जितनी लेबर बढ़ाएं उतना कैपिटल भी बढ़ाएं, या इसको सेम ना रखें, ठीक है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं वो मेनली कंसीडर करती हैं कि इसको सेम प्रोपोर्शन को, तो हम सेम प्रोपोर्शन वाला ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब सीधा जंप करेंगे किस पे, हमारी इसकी स्टेजेस जो हैं। सबसे पहले जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वाली स्टेज आती है, उसके बाद आती है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और सबसे लास्ट पे आती है डिमाइजिंग रिटर्न टू स्केल। अब डिमाइजिंग क्या होती है, यानी डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्लाइनिंग। देखो जी एक्सप्लेनेशन इसकी, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा हो, सपोज इनिशियली प्रोडक्शन फंक्शन इज पी इज फंक्शन ऑफ एल एंड के। यानी हमारे पास क्या एक प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें हमने 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए हैं, एल आपका लेबर है, के आपका कैपिटल है, ठीक है। नाउ इफ दी बोथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइकवाइज लेबर एंड कैपिटल आर इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन, लाइक एक्स से उसको चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने एक्स ऐड कर दिया, एक्स क्या है, वो सेम परसेंटेज है जिससे हम इन दोनों को चेंज कर रहे हैं। नाउ क्या होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर पहले कोई लेबर था, कैपिटल था और हमारी प्रोडक्शन हो रही थी, अब हमने उन्हें चेंज कर दिया एक्स से, एक्स क्या है, सेम प्रोपोर्शन है, उससे हमने इनको चेंज कर दिया। इफ P1, अब जो P1 क्या है, न्यू प्रोडक्शन है, इंक्रीज इन दी सेम प्रोपोर्शन एज दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइकवाइज, जो हमने चेंज किया। अब देखो जो हमने इसमें इंक्रीज किया, जो पहले वाली प्रोडक्शन थी और जो इंक्रीज करने के बाद में प्रोडक्शन आई, अगर वो सेम है मतलब कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने जो चेंज किया है, वो जो एक्स हमने चेंज किया है वो क्या है, वो ग्रेटर देन हो किससे, पहले वाले से। क्या लिखा है, इफ P1 इंक्रीज, नहीं सॉरी, इफ P1 इंक्रीज लेस देन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर जो P जो हमारी प्रोडक्शन है वो कम हो, लेकिन जो लेबर्स हैं, जो कैपिटल और लेबर हमने इंक्रीज किए हैं वो ज़्यादा हो, तो ये डिमाइजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। और तीसरी स्टेज हमें बताती है जब ये इंक्रीज वाला प्रोपोर्शन है, फैक्टर जो हमारी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, लेकिन जो हमने प्रोडक्शन वाले फैक्टर जो लगाए हैं वो कम हो, तो हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न होगी, ठीक है। अभी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये आपको समझा दूंगा, आगे कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न वाला, क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आर डिमाइजिंग कांस्टेंट कॉस्ट्स। देखो भाई, इंक्रीजिंग रिटर्न या फिर डिमाइजिंग कॉस्ट, जब हमारा रिटर्न्स इंक्रीज होंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हुई है, तभी तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, ठीक है। कॉस्ट हमारी कम लग रही है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारे सभी इंक्रीज कर रहे हैं, और जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ना वो हायर रेट में हो रहा है। जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किए उससे ज़्यादा जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किए ना उससे ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। यानी लेबर 1 इंक्रीज किया, कैपिटल 1 इंक्रीज की, लेकिन जो ओवरऑल फैक्टर हुई वो 10% ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है, 10% इंक्रीज होगी। तो ये ऐसा जो है इंक्रीजिंग रिटर्न है। इसमें दूसरी तरह लिखा है, इट मीन्स इफ ऑल इनपुट डबल आउटपुट विल बी मोर देन डबल। यानी अगर आउटपुट्स जो हम डबल कर रहे हैं, सॉरी फैक्टर्स को डबल कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो उससे भी ज़्यादा डबल हो जाए, तो ऐसे को इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। इसकी डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। क्वेश्चन डायग्राम्स में से आते हैं, मैं पहले बता दूं लास्ट टाइम भी क्वेश्चन जो है डायग्राम में से आया था। तो सबसे पहले आपको डायग्राम मिल रही है ना, ये वाली आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न की है। देखो सबसे पहले एस जो आपकी वाई एक्सिस है वहाँ पे आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं, यानी क्या हमें आउटपुट मिल रहा है, और दूसरी तरफ जो आपकी एक्स एक्सिस है वहाँ पे आपको वो दिख रहे हैं जो हमने इंक्रीज़ किए हैं कैपिटल और लेबर में। देखो हमने जो इंक्रीज़ किया ना कैपिटल और लेबर वो कम प्रपोर्शन में किया, लेकिन जो रिटर्न आया हमें वाई एक्सिस पे वो ज़्यादा आया, तो यानी लगाया कम लेकिन मिला ज़्यादा। तो ये हमारे लिए अच्छा है, एक प्रोड्यूसर के लिए अच्छी बात है। उसने कॉस्ट अपनी कम की लेकिन उसको प्रोडक्शन ज़्यादा मिल गई, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। अंडरस्टूड, ये आपको होप आपको समझ आ गया होगा। इसका बिल्कुल अपोजिट है डिमाइजिंग रिटर्न्स, यानी लगाया ज़्यादा लेकिन मिला
कम, ठीक है। ऐसे वाले को डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोल देंगे। या फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट, इसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन हम जो है प्रोडक्शन जो है कम हो पाती है और हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। डायग्राम में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एक्स एक्सिस वाली है वहाँ पे हमने लेबर और कैपिटल को लगाया, वो ज़्यादा है, जो हमें रिटर्न मिला वो बिल्कुल कम है, ठीक है, मतलब डबल से कम है, ठीक है। तो ये हमारा डिमाइजिंग। लेकिन कांस्टेंट भी एक स्टेज है। कांस्टेंट में ऐसा होता है कि जितने लगाओगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। यानी जो हमने देखा कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थ्योरीज में हम पढ़ते भी हैं, जो हमारे सेम प्रोपोर्शन, जितना लगाया उतना ही मिला, ठीक है। मेनली हम इकोनॉमिक्स वाली थ्योरीज में यही पढ़ते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कॉब डगलस लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन जो है, उसमें अगर आपको पूछ दें कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की एग्जांपल बताओ, तो आपको वहाँ ऑप्शन में अगर दिख जाए कहीं पे कॉब डगलस लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, तो आपने देना है कि ये वाली जो है ये एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हमने जो फैक्टर्स लगाते हैं उनको सेम प्रोपोर्शन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तीनों आपको स्टेजेस बताई, ठीक है। इंक्रीजिंग में हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा लेकिन प्रोडक्शन वाले जो फैक्टर्स होंगे कम लगाएंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग में ज़्यादा लगाएंगे लेकिन कम मिलेगा। कांस्टेंट में जितने लगाएंगे उतना मिलेगा, ठीक है। ये हमारा था कौन सा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वाला, सॉरी हमारा रिटर्न टू स्केल वाला, ठीक है। अब हमने दूसरा पढ़ना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या इसको बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। एक फैक्टर के, जब हमने सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल रखा होता है, बाकी सारे फिक्स रखे होते हैं। चलो हम इसको देख लें। जो हमारे पास लॉ है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। इससे पहले आपको मैंने पता है, जो मैंने पढ़ा दिया आपको लॉन्ग रन वाला, ठीक है। लॉन्ग रन वाला कौन सा था, रिटर्न टू स्केल वाला। अब है रिटर्न टू फैक्टर, स्केल नहीं देखना हमने, फैक्टर देखना है, यानी एक फैक्टर को देखना है, सभी फैक्टर्स को नहीं कंसीडर करना है। इसमें लिखा हुआ दिख रहा है, कंसीडर अ सिचुएशन व्हेन लैंड इज फिक्स फैक्टर, ठीक है, एंड लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर। अब लैंड फिक्स है लेकिन लेबर वेरिएबल है, कैपिटल भी फिक्स है, ठीक है। दी फार्मर इज प्रोड्यूसिंग वीट, ठीक है। अब एक फार्मर है जो वीट की प्रोडक्शन कर रहा है, सिंस लैंड इज फिक्स फैक्टर, ठीक है। अब लैंड तो फिक्स है, ही कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर वीट बाय यूजिंग मोर एंड मोर लेबर, ठीक है। अब लैंड तो फिक्स है, अब अगर वीट उसने प्रोड्यूस करनी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर कौन सा यूज़ कर सकता है, वही यूज़ करेगा जो फिक्स नहीं है, यानी लेबर को। अब अगर उसको फैक्टर्स अगर उसको प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को यूज़ करेगा, ठीक है। आफ्टर ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिक्स्ड लेबर, ठीक है। अब अगर जब क्या होगा, इतनी लेबर, जैसे मैंने आपको पहले भी फैक्टर प्राइसिंग जब पढ़ा था उसमें बोला था कि जो एक फिक्स फैक्टर होता है उसकी एक जो है एक कैपेसिटी होती है कि कितने जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मान लो एक लैंड है जो फिक्स है, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड है जो फिक्स है, उसके ऊपर हम लेबर लगाते जा रहे हैं। पहले तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि वो जो उसके फैक्टर्स, जो उसकी फिक्स्ड वाला फैक्टर है वो ओवर एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी जो पूरी कैपेसिटी है वो हम जो है एग्जांट कर लेंगे, पूरी तरह से उसको यूज़ कर लेंगे। तो अब क्या होगा, उसका जो रिटर्न है ना वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये भी वही बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू MPL मस्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, MPL जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में ही पढ़ा। अब जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो स्टार्ट कर देगी डिक्लाइनिंग करना, ठीक है। यानी कि अब जितने चाहे, ऐसा नहीं है कि वो जितने चाहे उतने लेबर लगा सकता है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही लेबर लगा सकता है, यानी 10 लेबर 20 लेबर। जब उसके बाद में लेबर और लगाएगा ना तो वो जो प्रोडक्शन है उसकी डिक्रीज होती जाएगी, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी ना एडिशनल लेबर की वो डिक्लाइन होती जाएगी। यानी अगर उसके बाद वो लेबर ऐड करेगा दूसरी लेबर तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन को जो है हम इकोनॉमिक्स में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, यानी उतने लेबर की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम उतने लेबर जो है यूज़ कर रहे हैं, और उसमें से कुछ ऐसे लेबर हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है लेकिन उनको काम पे लगाया हुआ, तो ऐसे जो लेबर्स होते हैं उनको डिसगाइज अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, ठीक है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये टर्म आपको याद रखनी है, इससे आप क्वेश्चन भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्या है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर, यानी जो वेरिएबल है लेबर उसको कंबाइन करेंगे फिक्स्ड वाले के साथ, लैंड के साथ। आ स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइनिंग, और जो ये वेरिएबल फैक्टर जो हम लगा रहे हैं लेबर, ये एक दिन क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा डिक्लाइनिंग करना, यानी कम होना, प्रोडक्शन को कम करता जाएगा, ठीक है, ना कि उसको इंक्रीज करेगा। लेकिन हमने देखा कि जो मोटिव होता है प्रोड्यूसर का वो इंक्रीज करना होता है। तो अब इस लॉ से वो समझता है कि कहाँ तक वो, अब इस लॉ से वो ये चीज़ समझेगा कि कहाँ तक कितने लेबर जो है वो एम्प्लॉय करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले और उससे आगे ना करे जहाँ से उसकी डिक्लाइन हो रही है प्रोडक्शन, ठीक है।
तो लॉ को एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चन आया था आपका इसी डायग्राम में से आया था, मैं आपको बता दूं इसी डायग्राम में से आपका पंचायत अकाउंट स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। ला इस डायग्राम को बिल्कुल ईजिली मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। दो डायग्राम आपको दिख रही होंगी। सबसे पहले आपको दिख रही है डायग्राम, उसकी एक तरफ लिया हुआ है टोटल प्रोडक्ट, यानी जितनी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट जो कि वाई एक्सिस पे है, और दूसरी वाली पे लिया हुआ है हमने मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, जो लेबर का हम देखेंगे, ठीक है। इनिशियली तो क्या हो रहा है, एक लाइन दो लाइन्स आपको इसमें से दिख रही होंगी आई हुई दो। सबसे पहले स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 2 है, ठीक है। जो स्टेज 1 है ना, वहाँ पे हमारा जो लेबर है, जब हम उसको पहले हम कंबाइन करेंगे फिक्स फैक्टर लैंड के साथ, पहले तो वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरी वाली डायग्राम में देखो, यहाँ पे पहले वो इंक्रीज कर रहा है स्टेज 1 में, वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेज है उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फर्स्ट जो होगी वो इंक्रीजिंग होगी, मतलब इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। फर्स्ट वाली जो है वो इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट चलेगी, ठीक है। अब जो दूसरी वाली स्टेज है ना, वो इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, डिमाइंसिंग रेट से, यानी अब जो नीचे वाली डायग्राम है ना, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना वो डिक्लाइन करता जा रहा है, ठीक है, आस्ते आस्ते डिक्लाइन करता जा रहा है। अब ये जो डिक्लाइन करता जा रहा है, लेकिन स्टेज तो ऊपर आप देख रहे हैं सेकंड, वो तो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज जरूर हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट है जो लेबर का, वो इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब लास्ट स्टेज है थर्ड, उसमें तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो फाइनली फॉल करने लग गया, ठीक है, वापस नीचे आने लग गया। ऐसी स्टेज में जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होगा लेबर का, वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो पॉइंट के बाद में नेगेटिव हो रहा है। अब देखो इसी डायग्राम में से पूरे क्वेश्चन बनते हैं, इसी डायग्राम में से, इस डायग्राम को अच्छे से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा होता है जहां पे स्टेज 1 खत्म होती है और स्टेज 2 शुरू होती है, या ऐसा बोलें इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो है वो खत्म होते हैं और डिक्रीजिंग रिटर्न्स शुरू होते हैं। ऐसे टाइम पे आपका जो नीचे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है। यहाँ पॉइंट ई दिख रहा है ना, यहाँ पे मैक्सिमम है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। इसमें से जरूर क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। अब देखो पिछली बार वो पूछा गया था क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस करता हूँ। पहले मैं स्टेजेस को अच्छे से बता देता हूँ। आपको यहाँ पे रिलेशन जो है वो याद रखना है। देखो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखा दिख रहा है, एमपी टेंड टू राइज टिल OL यूनिट ऑफ लेबर आर यूज्ड। देखो एमपी जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। क्या बोला उसने, एमपी जो है वो राइज कर रहा है, कहाँ तक, OL लेबर तक। यहाँ पे दिख रहा है आपको OL लेबर, यहाँ तक जो है इंक्रीजिंग कर रहा है। उसके बाद एमपी जो है इंक्रीजिंग कर रहा है विद डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्टेज में, ठीक है। जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज है। और फाइनली जो पॉइंट है नीचे जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, एस पॉइंट है, मे भी ये अच्छे से दिख नहीं रहा है डायग्राम में। एस पॉइंट जो है यहाँ पे जब टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होगा, यहाँ पे टी पॉइंट पे टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे टी पे, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। और उसके बाद अगर प्रोड्यूसर और लेबर लगाएगा ना, तो फिर जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होने लग जाएगा और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वो नेगेटिव होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरे तीनों स्टेजेस मैंने आपको बता दी, इसी में से जो है आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो 3 स्टेजेस कौन सी बताई मैंने आपको 3 स्टेजेस जो है वो मिल जाएंगी। पहली इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, यानी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरी इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, यानी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और तीसरी है डिक्रीजिंग, ठीक है, तीसरी जो है वो है डिक्रीजिंग, या फिर नेगेटिव वाली बोल सकते हो उसको आप। तीसरी जो है वो है डिक्रीजिंग, यानी फाइनली जो है टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज कर जाएगा। उस टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करेगा, उस टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। होप ये तीनों आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस साइड पे मैंने पॉइंट भी लिखे हुए कंपेयर करके, नोट्स से आपको अच्छे से मिल जाएंगे। और आपका जो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आया है पंचायत अकाउंट सिस्टम, वो इसी डायग्राम में से आया है। वो क्या था, वो ये था कि जो सेकंड स्टेज है आपकी वो कहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। सेकंड स्टेज है जो आपकी वो कहाँ पे एंड होती है, ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आपका क्वेश्चन आया था। तो पंचायती अकाउंट असिस्टेंट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो पंचायत सेकंड स्टेज जो खत्म होगी, एंड होगी, वो वहाँ पे होगी जहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होगा, यानी पॉइंट टी। इस चीज़ के बारे में पूछा गया था। ऑप्शंस और भी थे लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन था यही था कि जो सेकंड स्टेज है वो एंड होगी जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपने इसको सोचना है और अच्छे से अपने माइंड में रखना है इन सभी स्टेजेस को। तो इसकी MCQ सीरीज़ जो है मैं उसमें सभी चीज़ें कवर करूंगा अच्छे से, 20, 30 या 50, 40 जितने भी MCQ इसमें से बनेंगे वो अच्छे से कवर करेंगे। उसका आप वेट करें, MCQ सीरीज बहुत जल्दी आएगी। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए। जल्दी से इन टॉपिक्स को खत्म करेंगे, फिर MCQ करेंगे और लास्ट में फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इनमें से आपको जो इंपॉर्टेंट MCQ होंगे उसके में से लास्ट एक वीडियो दूंगा जो मोस्ट प्रोबेबली आपको आ सकते हैं, वो वाले MCQ में इसमें करवाऊंगा। वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया करें, ठीक है। ये वाले नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और क्या करें कि जब इससे बाद एक और टॉपिक कवर करवा लूँगा, होप जो आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक होगा जल्दी कवर करवाऊंगा, कल तक मैं उसको कवर करवाऊंगा, फिर दोनों की जो है एक साथ में आपको नोट्स जो है वो दे दूंगा, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी। इसमें अगर कुछ भी चीज़ छूट गई होगी तो मैं MCQ में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा, MCQ में वो अच्छे से कवर कर दूंगा। तो मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।